हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो शख्सियत अपने आप को जिन्होंने सोशली, इवेंटली, हर तरह से अपने आप को प्रूव किया और उनके जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुलिका धर्मेंद्र मैम। हेलो मैम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो बहुत में। बहुत शुक्रिया। हम आपके बारे में जाने, आपके बारे में काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च किया हमने, और आपके बारे में मतलब क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन ही नहीं पूरी है। चलिए, पहले तो आप अपने बारे में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके। जो जानते हैं वो तो ठीक है, बाकी जो आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप वो हीरा हो जिसको खोज खोज के निकाला जाता है। तो आप अपने बारे में उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। हीरा तो नहीं कहेंगे पपेंद्र, एक मुकम्मल इंसान हो जाऊं वही बहुत है। हीरा कोई भी नहीं होता है। वक्त की चोट जब पत्थर को तराशती है ना, तो शायद उसमें चमकने का हुनर आ जाता है। तो कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत रोशनी अगर हो रही है और उससे अगर किसी का जहान रोशन हो सकता है, दुनिया में थोड़ी बहुत भी रोशनी हो सकती है, तो मानूंगी कि मेरा जन्म लेना सफल हो गया एज अ ह्यूमन। आप बेसिकली जिस ग्राउंड से आती हैं, आपके बारे में जितना जाना है कि आप एक जीरो से हीरो बनने तक का आपका सफ़र काफ़ी चैलेंजेस रहा है। आप पहले अर्ली एज में आपकी शादी हो गई, उसके बाद फिर आपके साथ कुछ मेडिकल कॉन्शियस हुए हैं, उसके बाद फिर आप हाउस वाइफ वाइफ वाली लाइफ, मैरिड लाइफ को जिया आपने। उसके बाद फिर आप मॉडल, बुटीक, फैशन डिज़ाइनर और जाने क्या मतलब, और शायद अभी आप शायरी भी करती हैं। आपके जी टॉन से लगा मुझे कि आप शायरी जी। वाले वर्ड्स भी करती हैं। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, और ये चैलेंजेस जब आपकी लाइफ में आए, क्योंकि रोल टू रोल प्ले करते गए, और एक पर्सनल लाइफ, एक बिजनेस लाइफ और एक रेसलर लाइफ, इन तीनों को कैसे जिया आपने, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सबसे शुरू में मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो शुरू के फर्स्ट ईयर में ही थी। तो जैसे एक मूवी में था कि बाय गॉड मुझे शादी करने का बड़ा शौक है, तो मेरे संग भी कुछ ऐसा था। मुझे लगता था कि शादी हो जाए मतलब फिर पढ़ना नहीं है, पढ़ाई से छुट्टी। पर शादी होते ही धमाका होता है जब हस्बैंड कहते हैं कि सुना नहीं तुम्हारे चाचा ने क्या कहा था, एक बच्चा हमारे घर का बिना पढ़ा रह गया। मुझे उनका ताना याद है, तुमको पढ़ाई पूरी करनी है और सेकंड ईयर का फॉर्म लाके भरो ऐसे। ठीक है, अब कौन पढ़ता है, कौन का क्या मतलब है, तुम्हें ही पढ़ना है। तो घर का काम रहने के बाद शाम को सेल्फ पढ़ती थी, स्टडीज। सेल्फ स्टडीज़, और हस्बैंड उसमें सपोर्ट करते थे। ग्रेट। तो सब्जेक्ट थे मेरे पास पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर। तो पढ़ते पढ़ते सेकेंड ईयर दिया, फाइनल ईयर आते आते मेरी डॉटर होने वाली थी। और जब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो तबीयत ख़राब। तो लेक्चर्स कह रही मधुलिका तुम ड्रॉप कर सकती थी, क्यों करना है ड्रॉप, पेपर देने दे लेंगे। तो ऐसे करके मैंने फाइनल ईयर अपना कंप्लीट किया। और यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है फिर एक फैशन डिज़ाइनर की तरफ। अच्छा, वो वाला गोल वो अचीव करने के वो बाद बाद यहाँ मूव यहाँ आ कर, गए आप। हाँ। अच्छा। तो एक अच्छे से मतलब डिज़ाइनर वेयर ही हमेशा मैं करती थी। तो जब एक मेरे नोन थे, मेरे भाई के दोस्त थे, सुमित उनका नाम था। तो वो उन्होंने कहा दीदी आप ये कपड़े आपके कौन डिज़ाइन करता है। मैं खुद करती हूँ। कुछ ड्रेसेस मेरे लिए कर दोगे, बिल्कुल कर दूँगी। और यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है फैशन डिज़ाइनिंग। एट दैट पीरियड डिप्रेशन में थी, मदर की डेथ हो गई थी, तो मैं 1.5 साल डिप्रेशन में थी। मतलब स्लीपिंग पिल्स भी मुझे सुला नहीं पाती थी। तो हस्बैंड को लगा कि ये कुछ करेंगी तो इससे बाहर ओवरकम कर पाएंगी। तो बुटीक स्टार्ट हो गया। और वो जो पूरा एक जो मन दुखी था, माइंड डाइवर्ट हो गया माइंड आपका। डाइवर्ट हो गया पूरा, खुद को पूरा मतलब उसमें कर दिया कि दिमाग को ये सोचने का समय ना मिले कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ अब नहीं है। तो वो मतलब कैसे कितना समय निकल जाता था वो, मतलब मैं उसमें रम गई। सब बाहर की दुनिया क्या है वो मेरे लिए ज़ीरो हो चुकी थी। 12 साल बुटीक रन किया, 12-13 कारीगरों के साथ। आज भी किसी बुटीक पे इतने कारीगर कोटा में नहीं है। कि आपने बताया कि आप एक अर्लियर एज में आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद फिर आप
हाउस वाइफ से फिर फैशन डिजाइनर के बाद फिर आपका सफर यहीं तक रुक गया था या आगे भी चला इससे? नहीं, जब मैंने अपना बुटीक बंद किया हम्म, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत मतलब अच्छी खासी हेल्दी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि मैम माँ बाप ना खुद को थोड़ा समय दीजिए, और यहाँ से मैं जिम की तरफ मूव करती हूँ, वर्कआउट। और इसी टाइम पीरियड में मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे शुरू से एक्टिंग अभिनय करने का मतलब बड़ा शौक था। तो वो भी फैमिली फ्रेंड थे, बुला रहे थे बहुत टाइम से, उन्होंने दादाबाड़ी में ही अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, आप आइए, देखने ही आइए। उनको था कैसे ना कैसे करके मैं आ जाऊं। तो जब गई तो उन्होंने कहा अगर आप ज्वाइन करती हैं तो एक प्ले उठा लेते हैं हाड़ौती में, और हाड़ौती में मैं जीरो हूँ एकदम, डिंगल लैंग्वेज में, हाड़ौती की जो डिंगल लोकल लैंग्वेज है। हाँ एकदम। हाँ। तो मैंने कहा मुझे तो हाड़ौती नहीं आती। अरे आप क्या नहीं कर सकते, आप सीख लोगे। तो पहले ही प्ले किया मुंह तो भूल गयो, कॉमेडी। तो जब वो स्टेज पे किया, स्टेज परफॉर्मेंस मतलब आप बिल्कुल फ्री हो गए, अब आपको किसी चीज का डर नहीं है। और उसको भी मतलब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ये थिएटर जर्नी स्टार्ट हुई, साथ में साथ जिम की जर्नी स्टार्ट हुई। ये 2 जर्नी एक साथ चल रही थी, और मैं ठीक है खुश थी, क्योंकि अब मैं एक्चुअल लाइफ देख पा रही थी जो मैंने ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं बुटीक पे थी मैंने मिस की थी। तो अब ये सब चीज़ें करते करते मैंने भी काफ़ी मतलब अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया, सब कुछ था, थिएटर करने लगी, तो एक अच्छा सा सब चल रहा था। फिर समय आता है लिखने का। मैं मुंबई से लौट रही थी, मैंने पता नहीं बच्चे को देखा, उसका कुछ ट्रांसप्लांट करा के पेरेंट्स लौट रहे, तो बड़ा खुशी से खिड़की से बाहर देख रहा था, और ये सब मतलब चीज़ों को बड़ा तो मन में आया कि हम चले जाएंगे दुनिया से, इन चीज़ों का होगा क्या, क्यों ना यहीं छोड़ जाए, इतना लगेज लेके क्यों जाना है। तो मैंने ट्रेन से फ़ोन किया, यहाँ पे आई डोनेशन का एक उन्होंने है फाउंडेशन है, तो उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं मुदलका बात कर रही हूँ। हाँ मैम मैं आपको जानता हूँ, बोलिए। मैंने कहा सर मुझे आई डोनेट करनी है, परसों मेरा बर्थडे। तो बोलते मैम आप घर में किसी से पूछिए। उनका आइज़ मेरी है, पूछना क्या है, बता दूंगी। घर में बताया सब, मतलब एक मिक्स इमोशंस थे कि हाँ ठीक है देख लो, मतलब ज़्यादा किसी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। और मैंने अपनी बर्थडे के दिन आई डोनेशन का अपना फॉर्म फिल कर दिया। इसके नेक्स्ट बर्थडे में वापस मुंबई से लौट रही थी, और बैठे बैठे सडन पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या, मेरे दिमाग में कुछ चलता है, कभी खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सर हफ्ता भर करीब है मेरे बर्थडे में, मुझे अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं। अब वो मतलब वो भी शौक थे। बोलता मैम आई सब तो ठीक थी, आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने से घर पे पूछिए। मैंने कहा ठीक है, आपको लग रहा है कि मैम ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, घर वाले एग्री नहीं करते हैं, ठीक है मैं बात कर लूँगी। पर मैंने कहा ऑर्गन्स तो मेरे ना मैम, वो ठीक है लेकिन घर वालों का एग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, घर गए, दूसरे दिन तो कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन मैंने कहा कि वो आएंगे मिलने के लिए, अब क्या देना है। मैंने कहा आएंगे तब पता लग जाएगा। आए, तब मैं सबको बता रही हूँ, डॉटर भी उस वक्त घर पे ही थी, तो मैंने सबको बताया कि मैं अपने ऑर्गन डोनेट करने जा रही हूँ। मेरी बेटी रोके कहती है कि आपको पता है आप साइको होते जा रही हो। हस्बैंड भी नाराज, मदर इन लॉ भी नाराज। मैंने कहा कि आपने तो मेरा हमेशा साथ दिया है ना, तो आप इस चीज़ में भी मेरा साथ दीजिए। और ऐसे कह के मैंने फॉर्म साइन कर दिया। तो उस दिन मतलब मेरे घर में सब नाराज तो नहीं थे, पर खुश नहीं थे, मतलब किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसके लिए। कोड वॉर चालू हो गया घर पे आपके? हाँ, मतलब सब एक तरीके से कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन बिग स्टेज शो चल रहा था अच्छा खासा। हाँ। तो मैं सो जाती हूँ, और उसके 3 दिन बाद मैं एक्टिवा चलाती हूँ, तो एक्टिवा लेके जा रही थी, और बात है घोड़े बाबा सर्कल की। सड़क पे एक्सीडेंट हुआ। आपका? नहीं, एक किसी लेडी का हुआ। ओके। एक्सीडेंट हुआ, और वो राशन का सामान लेके आ रही थी, तो खून में भीगे हुए चावल, तुअर दाल, एक चप्पल टूटी हुई, दूर गिरा हुआ पर्स, और लोग
वीडियो बना रहे हैं। स्ट्रेंज। तो मुझे वो लेडी प्रॉपर दिखी नहीं, पर लोग कहते रहे यार बच जाए बस, वही बहुत बड़ी बात है, अरे कोई किसी को फ़ोन तो करो। तो मैंने आगे जाके ट्रैफिक पे मैंने इत्तला करी कि एक एक्सीडेंट हुआ है सर, आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, और एम्बुलेंस को फ़ोन भी कर दिया। लेकिन उस रात में वो जो खून में भीगे हुए चावल दाल, वो टूटी चप्पल, वो दूर गिरा पर्स, वो मोबाइल, उस सब ने मुझे झकझोर दिया, उसने सोने नहीं दिया। 3 बजे 3:15 बजे मैं उठ के बैठ गई, और यहाँ कहानी जन्म लेती है दुआ की। कहानी शुरू होती है मेरे अपने ही बर्थडे से, जहाँ पे मैंने अपनी आईज और अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए। सब नाराज हैं, मतलब रियल लाइफ से बेस मैंने प्लॉट लेके स्टार्ट किया। और बर्थडे के दिन ही मैं घर से निकलती हूँ और अगले मोड़ पर, क्योंकि एक्टिवा में ब्रेक थोड़े से कम लग रहे थे, मेरा एक्सीडेंट होता है। और हस्बैंड घर से गुस्सा होकर निकले थे कि इसने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए हैं। तो वो क्रॉस करते हैं लोग, वही वीडियो बना रहे होते हैं, तो वो क्रॉस करते हैं, तो किसी ने रोका, भाई साहब के पास कार है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बेचारी मर जाएगी। और भीड़ में से इस लेडी को अपना पति, कहते हैं ना हजारों की भीड़ में दिख जाता है, तो समहाउ से अपना पति दिख रहा है। तो बड़ी उम्मीद से वो हाथ बढ़ाती है खून में भीगा हुआ कि शायद ये मुझे बचा लेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अरे यार मैं तो पहली मीटिंग के लिए लेट हो गया, और वो देखते भी नहीं है और वो चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि फ़ोन करो, उसके मोबाइल में देखो। तो फ़ोन करते हैं हस्बैंड को, हाँ पति का नंबर, वो कहते हैं पहले तो जाने क्या क्या बातें करके और दिमाग खराब करती है, अब माफ़ी मांगने के लिए मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। वो फ़ोन नहीं उठाता, काट देता है। यार ये तो पति ने तो फ़ोन काट दिया, दोबारा कर, दोबारा भी काट दिया, क्या अब ये दिमाग खराब करेगी। तो फिर फ़ोन करे घर पे, होम पे, बेटी फ़ोन उठाती है, तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, हम इनको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बच्चे रोने लगते हैं। बेटी फ़ोन करती है हस्बैंड को कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल पहुंचो। तो कहाँ हुआ, उस सर्कल पे। तो कहते हैं अभी तो मैं उसको छोड़ के आया। मैसेज मिलता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट देखे एक निगाह मार लीजिए, शायद किसी आपके अपने को आपकी जरूरत हो। बिल्कुल। तो हॉस्पिटल जाते हैं, कहानी डॉक्टर कहते हैं कि उनको लाने में बहुत देर हो गई, काश लोगों ने वीडियो बनाने की जगह उनको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाया होता। तो उनको ब्रेन डेड हो चुका है, पर उनकी आंखें खोली तो ये ख्वाहिश थी कि उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए, तो आप उनके ऑर्गन डोनेट कर दीजिए। तो ऑर्गन डोनेट कर दिए जाते हैं, यहाँ से लाइफ चेंज होती है। एक बच्ची मुस्लिम फैमिली की, तो वो कहते हैं कि जाने कहाँ कहाँ मत्था टेका, मज़ारों पर गया, भीख मांगी, तब इसको पाया, और ये भी मिली तो ऐसे ही दुनिया नहीं देख सकती। तो इसकी हमारी आंखें 4 जिंदगियां रोशन कर सकती हैं, तो एक इसको मिलती है। हम बिखरे तो किसी को संवार जाएंगे, और वो मिले तो सही हमें, हम उनकी राहों में बिछ जाएंगे। तो इसकी ज़िंदगी रोशन होती है। एक बच्ची का कॉर्निया डैमेज हो जाता है पत्थर लगने से, उसकी ज़िंदगी रोशन होती है। हार्ट से एक फुटबॉल प्लेयर था गांव का, तो उसके दिल में छेद था, हार्ट से उसकी ज़िंदगी रोशन होती है। तो ऐसे करके एक मैसेज जाता है कि हम ऑर्गन डोनेशन पे कितने लोगों की ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। इसके बाद मेरी आत्मा है स्टेज पर, जिंदगी का तो पता नहीं मालिक, मगर मौत तूने शानदार दी है। मैं तो मरकर भी नहीं मरी, टुकड़ों टुकड़ों में ही सही मैं जिंदा हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो। और उसके अंदर पता है लड़के के अंदर क्या है? दिल है मेरा, धड़क रहा है, धक 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 धक। तो ये जो जगह आती है पपेंद्र, ये लोगों को एक सोचने के लिए, रोने के लिए मजबूर करती है कि हम जिंदगी में क्या अच्छा कर सकते हैं। और उसके संग हम एक मूवी का जब सॉन्ग चलता है, चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो रूह को
अपनी धड़कन देता है। तो वो एक शो ऐसा है दुआ, जैसा उसका नाम था दुआ, नाम है दुआ और नाम रहेगा हमेशा। उसने मुझे इस्टेब्लिश कर दिया इस फील्ड में कि लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। मतलब मैं जब स्टेज पे होती हूँ तो लोग खड़े नहीं होने देते, आप नीचे आके हमसे मिलिए। और उसके बाद जो लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, आई डोनेशन के, ऑर्गन डोनेशन के, इंस्पायर होके, तो वहां लगता है कि कुछ लिखना सार्थक है। क्योंकि वो कहानियां उस कहानी को लिखते वक्त मैं पता नहीं, मैं कागज पे जब बूंदे गिरी मैं रो क्यों रही हूँ। जैसे मैंने स्याही में खुद को पिरो के उड़ेल दिया। वो इतना दिल से जुड़ी हुई मेरी कहानी है। तो यहाँ से मैं थिएटर की एक लाइन में काबिज हो जाती हूँ। और आज बहुत सारे यूट्यूब पे भी मेरी शॉर्ट मूवीज हैं। मैंने अभिषेक तिवारी भैया के संग 15वां संस्कार की, वो इंटरनेशनल गई हुई है, बहुत जल्दी थिएटर्स में आ जाएगी। छोटे मोटे शो पर मुझे बस ये था कि लाइमलाइट में आने का बहुत शौक नहीं है, कुछ अच्छा मिलेगा तो करूँगी। सपने हैं लेकिन उतने भी नहीं कि हम मतलब उसके लिए किसी हद तक चले जाएं। मैं मेरी अपनी डिग्निटी के संग समझौता कहीं नहीं करती। मैं बहुत कम सेलेक्टेड लोगों के संग मुलाकात करती हूँ, जी जी। उन लम्हों को याद रखती हूँ। मैं खुद के लिए एक शेर पढ़ती हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ तो से याद रखती हूँ। जरा सा हट के चलती हूँ मैं दुनिया की रवायत से, सफ़र में साथ हो मेरे वो चेहरे याद रखते हैं। क्या बात है। तो मैम, जैसा कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, इतने कांटे, इतनी गलियाँ, इतने चौराहे, इतने दरमियाँ, ये सब कुछ क्रॉस करके आप इस स्टेज पे पहुंची। कहीं कुछ फिर भी बाकी रह गया क्या? क्योंकि आपने सब कुछ तो कर लिया। आपने हाउसवाइफ का रोल भी कर लिया, आपने आर्टिस्ट का रोल भी कर लिया, आपने फैशन डिजाइनर का रोल भी कर लिया, और आपने एथलीट का रोल भी कर लिया। तो मतलब क्या इससे आगे और कितना जाना है आपको? अभी तो उड़ान बहुत बाकी है, अच्छा। मुझे पूरा आसमान छूना है। मतलब अभी भी आपको लगता है मैं और आगे तक जा सकती हूँ? ये उन वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जो कहती हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। तो कहते हैं ना कि एक औरत एक प्रकृति के समान होती है जिसकी गोद में सब कुछ होता है। प्रलय और समृद्धि दोनों उसकी गोद में खेलती है। हकीकत है। तो वो चाहे तो प्रलय को जन्म दे सकती है, वो चाहे तो समृद्धि को जन्म दे सकती है। मान गया मैम, सच इंस्पिरेशन स्टोरी। मैम, जैसा कि आप सोशल एक्टिविटीज़ और ये जो आप इमोरल एक्टिविटीज, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी आईज भी डोनेट कर रखी है, इवन ऑर्गन डोनेट का भी आपने अच्छा खासा एक प्रिपरेशन कर लिया है। फैमिली वजह से वो है आपके लिए कि सपोर्ट में है आपके। आपको लगता है कि आपके कुछ इस तरह से करने से इस सोसाइटी के अंदर या इस यूनिटी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे? भपेंद्र, चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये एक अलग विषय है। लोग अगर मेरा सुनकर या मुझे देखकर या मेरी कहानी से इंस्पायर होकर अगर एक इंसान भी बदल गया, एक इंसान के अंदर भी ये सोच आ गई, तो भी ये करना सफल मानूंगी। क्योंकि उस एक इंसान को देखकर और एक इंसान बदलेगा, और उस एक इंसान को देख के और इंसान बदलेगा। अगर ये चेन थोड़ी भी चल निकलती है तो आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम सामने आएगा। पहले ये मत देखो कि उजाला किसने ज्यादा किया, तुम दिया सलाई जलाओ, मशाल कोई और जला देगा। तो मैं तो वो एक दिया सलाई अपने आप को मानती हूँ। आपने बताया कि मतलब आप एक रोल टू रोल एक वर्किंग वुमन की तरह भी चलती रही और एक मॉडल वगैरह सब तरह से चलती रही। आपने अपने फैमिली के अंदर और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में कंपैरिजन कैसे, बैलेंस कैसे बिठाया, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप? इसमें मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। एक बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली मुझे मिली, ऊपर वाले का शुक्रिया है मेरे गन्नू बाबा का। हस्बैंड हमेशा सपोर्ट में रहे, और उनसे ज़्यादा सपोर्ट में रही मेरी मदर इन लॉ।
वो एक बैकबोन की तरह थी, मतलब उन्होंने कभी पीछे नहीं खींचा, उन्होंने मुझे कभी समाज का बहाना नहीं दिया, हवाला नहीं दिया कि वो क्या कहेंगे, ऐसे क्या कहेंगे। वो अगर कभी कंसर्न हुई तो वो मेरी ही हेल्थ को लेकर हुई, अरे तू पागल है, इतना वजन उठाएगी, तुझे कुछ हो ना जाए। तो वो उनके अंदर एक कंसर्न था, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब जो पंख दिए ना, तो आज जितनी भी उड़ान तय करी उन पंखों से ही करी मैंने। फिर मिले बहुत बहुत ही काबिल बच्चे, बहुत अच्छे। मेरी बिटिया बड़ी प्यारी, मेरा बेटा बहुत इतना हर जगह पे मेरे साथ खड़े रहने वाला। जब पहली बार पावर लिफ्टिंग के लिए गई तो वहाँ जाके पता लगा कि जो शूज़ हम लोग जिम में वेयर करते हैं वो वहाँ नहीं पहन सकते, उसके लिए स्नीकर्स होने चाहिए। तो गर्मियों का टाइम था, मई जून का, तो मेरे पास स्नीकर्स नहीं थे और वहाँ आप किससे मांगेंगे। तो मैंने कहा सर नंगे पैर कर सकते हैं मैम, ओपन में हो रहा है, आपके पैर जलेंगे। मैंने कहा कोई ना सर, मेरे अंदर जज्बा था, मैं कर लूँगी सर। और बेटे का पैर बड़ा है तो उसने आके अपने स्नीकर्स खोले और कहा माँ आप ये पहन लो। तो मैंने कहा तुम धूप में बैठे हो, तुम्हारे पैर जलेंगे, कोई बात नहीं मम्मा, आप मेडल लेकर आओगे ना तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, मेरे पैर नहीं जलेंगे। और आप मानेंगे कि मैं इतने बड़े उसमें मैंने कैसे खुद को फिट करा उसके शूज़ में, और मैंने मेरे बेटे के स्नीकर्स पहन के पहली बार सिल्वर मेडल लेकर आई थी। मैम जैसा कि आपने बताया कि एक इन रोलों को प्ले करते करते आपके बीच में काफ़ी चैलेंजेस आए थे। इन चैलेंजेस में कभी कोई ऐसा चैलेंज आपको लगा कि जो आप नहीं कर पाई और अभी तक आपको उस बात का मलाल है कि नहीं, मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आने वाले कल में कभी भी मैं उसको पूरा कर पाऊँ, ऐसा कुछ पीछे छूट गया हो जो आपको अभी कैरी करना हो? कैरी तो नहीं करना, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो शायद कभी कर लूँ। जब मैं नेशनल्स खेलने के लिए गई थी तो मेरे पापा ऑन बेड थे और वो हर 6-7 दिन में आईसीयू में एडमिट हो जाते थे, और फूड पाइप लगा हुआ था तो हम लोग खाना उसी से देते थे। वो जितनी बार एडमिट होते थे मैं उनसे कहती थी घर चलना है ना, उनकी एक हाँ, मतलब वो भी इतने धनी थे, अगर उन्होंने कह दिया हाँ, डॉक्टर कहती थी जो इंचार्ज होती थी कि नहीं कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो मैं हंस के कहती थी मैम मैं घर ले जाऊंगी। तो जितनी बार मैं पूछती पापा घर चलना है, पापा कहते हाँ, और मैं घर ले आती। मेरा टूर्नामेंट था और मैं जा रही थी, और उस दिन उन्होंने पता नहीं किस बात पे नाराज़ होकर अपना वो पाइप बाहर निकाल लिया। मेरी दिन में ट्रेन थी तो मैं बड़े गुस्से में कहती हूँ आप क्या करा, सिर ऐसे उन्होंने आंखें नीचे कर ली, अब कौन तकलीफ पाएगा, आप ही पाओगे ना, क्यों करते हो ऐसी हरकतें। तो मैंने कहा मैं अब जा रही हूँ। तो मैंने कहा बताया था ना खेलने नेशनल 1 नंबर आना, तो मैंने कहा पापा वो नेशनल्स है, वहाँ जाना बहुत बड़ी बात है, मेडल लगना उससे भी बड़ी बात, मैं अपना 100% दूंगी, पर मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूँगी। तो वो इशारे में बात करने लगे थे, तो कहते हैं कि वापस कब आएगी। मेरे मुंह से सडन निकल गया 6-7 दिन लगेंगे। तो वो एकदम सैड हो गए। कहने के साथ ही मैं समझ गई उनके एक्सप्रेशन देख के, तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरा जैसे ही हो जाएगा मैं तो आ जाऊंगी। तो गर्दन हिला दी उन्होंने। मेरी एक आदत है, मैं निकलती हूँ तो मैं मुड़ के नहीं देखती। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं दरवाजे तक गई और मैंने मुड़कर देखा तो वो बड़ी ठंडी आंखों से मुझे देख रहे थे। तो चली गई, आधे रास्ते थी, मैं रत्नागिरी तक पहुंची थी और घर से खबर आती है कि पापा की हालत सीरियस है। तो मैंने मेरे कोच को फ़ोन किया और मैंने कहा कि सर आई हैव टू गो। सर ने कहा बिल्कुल नहीं मैम, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, शो मस्ट गो ऑन। आपको पता है आप नेशनल्स खेलने जा रही हैं, आपके साथ साथ मेरी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। आपके फादर की डेथ हो चुकी थी? नहीं, सीरियस थे मतलब ऑन द वे में थे वो। और आप उधर अपने आप को प्रूव करने के लिए वेट लिफ्टिंग में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी आप। हाँ। तो मैं नेशनल्स चली गई, घर से फ़ोन आते रहे कि हाँ अभी स्टेबल है, ठीक है। हस्बैंड भी कि ये टूट जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएगी, जब इसने एक बार ठान लिया तो नहीं वो ठीक है ये वो, पर कोई भी मुझे वीडियो कॉलिंग पे फादर को नहीं दिखा रहे थे। जिस दिन मेरा इवेंट था 19 तारीख 19 की बात है, तो 30 तारीख की, और मैं खेल रही थी, 2019 की बात है, 30 तारीख की बात है ये। तो मैं
मेरा कोई नंबर नहीं था दूर दूर तक, पता नहीं 28 की रात को क्या हुआ, मैं ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई, जैसे कोई बच्चा रोता है, बिलक के जमीन पे लेट के, और सब लोग देख रहे हैं, मैम क्या हो गया आपको, क्या तुम, पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना रोना क्यों आया है। और 30 को मैं खेलने गई हूँ, कुछ भी नहीं, 5वें नंबर पे थी मैं, कोई दूर दूर तक मेडल का कुछ अते पते नहीं। जैसे ही डेड लिफ्ट करती हूँ, 90 kg उठा के फेंकती हूँ, ग्रेट। स्क्रीन पे लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस सेकंड मधुलिका धर्मेंद्र। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दिल नहीं मान रहा कि हम सिल्वर मेडलिस्ट हो गए। तो सब बड़े खुशी में, और जो मेरे साथ में गए मेरे, वो सब लोग बड़े तालियां बजा रहे हैं, अरे मैडम मेडल लग गया आपने तो, ये हो गया वो हो गया, बड़ी खुश, घर से भी फ़ोन करके सब बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कहा बताओ ना क्या बात है। तो वो रो के कहते हैं मधु पापा गए। अब मैं अवार्ड सेरेमनी में मैं खड़ी हूँ सेकंड प्लेस में, मेरा एक पिक भी शायद इसमें दिखाएंगे, एंड मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा अवार्ड, पर हाउ टू बिहेव, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं मैं रोऊं। लोग कहते हैं आत्माएं नहीं होती, दिखते नहीं, और मुझे सामने मेरे फादर क्लैपिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने बताया वहाँ पर कि मेरे फादर नहीं रहे, और सब लोग खड़े हो गए। कोई थे साउथ से, बोलते कैसी लेडी हो, गले में मेडल है, आंखों में आंसू हैं, हाथों में फूलों का गुलदस्ता है, ऐसी औरत पहली बार देख रहा हूँ। वो मेडल मैंने उस दिन के बाद आज तक कभी हाथ में नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत भारी है। ऑलमोस्ट 300 kg वहाँ पे फेंक के, सब मिला के और फेंक के आने वाली औरत। फादर की एक इच्छा थी कि मैं गैरों के कंधे पे नहीं जाऊँगा, 4 बच्चे हैं, तूने एक लड़के के बराबर मुझे संभाला है, मेरी अर्थी को कांधा देने जरूर आना। 21 घंटे का सफ़र, कंटिन्यू फ्लाइट भी नहीं थी मेरी, मेरा हॉल्ट था रास्ते में, और भागती दौड़ती यहाँ पहुँची हूँ। इतना वजन उठा के फेंकने वाली है मधुलिका धर्मेंद्र को, उस दिन जब अपने बाप को कंधा दिया तो उसका एहसास आज तक भी होता है। सबसे भारी उसमें वजन था। उस दिन के बाद मैं एक बार और गई नेशनल्स खेलने के लिए, क्योंकि नेशनल्स जब एक बार हम फाइट कर लेते हैं तो हमें नेशनल्स में बुलावा आ जाता है बिना कुछ। एक बार और गई, पर वो जाना मतलब खुद के साथ छल करने जैसा था। वो सब चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो गई, वो यादें, वो तालियां, वो फादर का चेहरा, वो आईसीयू। मुझे पता भी नहीं कि मैंने कितना वेट वहाँ उठाया नहीं उठाया। और उसके बाद फिर मैंने, आज भी मुझे लोग बुलाते हैं, मैम आइए एक इवेंट तो करिए, आप कर सकती हैं। शायद कभी मैं अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाऊँ। नेशनल गोल्ड लाने का मेरा सपना था, मेरे कोच ने सपना देखा था कि मैं इंटरनेशनल जाऊंगी, उनमें मुझ में वो कैलिबर दिखता था। मैंने उन्हें डिसअपॉइंट किया। इन सब चीज़ों से मैं दूर हो गई, क्योंकि जब भी स्क्वाट करने खड़ी होती हूँ, जब सबसे पहली बार खबर जब आई थी तब कि वो बहुत सीरियस है, तब मैं स्क्वाट कर रही थी। आज भी स्क्वाट करने खड़ी होती हूँ तो पता पड़ता है पूरी पसीने में नहा गई हूँ। इतनी चैलेंजेबल स्टोरी है। ये फादर ऑन द वे है, ये 370 kg वेट उठा रही है, गले में मेडल है, लेकिन उस मेडल से कहीं ज़्यादा अपने फादर की डेथ का इनको मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। मैं किसी शायर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है इस शब्दों में, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, कि बाबुल की गलियां सांसों से शुरू होती है और आंसुओं पे ख़त्म होती है, लेकिन आखिरी दम तक बेटी ही बाबुल की आखिरी सांस होती है। हकीकत। तो ये शब्द मैं नहीं जानता कि ये आपकी फीलिंग्स को दबा पाएंगे नहीं दबा पाएंगे, लेकिन आपको सैल्यूट है मैम कि आपने इतने पेन में भी, इतने गेन में भी, ना आपने अपनी फैमिली को भूली, ना अपने स्टेट को भूली, ना अपने देश को भूली। मैम ये आपकी जर्नी रही, इस जर्नी में कभी आपको कभी कोकी वर्कर्स या जो आपके
बैक स्टेज से पीछे बैठने वाले क्रिटिकस, और ये जो आपके क्या कहते हैं मेन डिग्निटी वाले जो ह्यूमंस होते हैं, इनसे कभी चैलेंजेस का फेस करना पड़ा आपको? नहीं सर, होते हैं लोग ऐसा जो आपको करते हैं कि, पर मैंने मेरी फील्ड में देखा कि कहते हैं कि औरत को सबसे बड़ी दुश्मन औरत खुद होती है। अच्छा। मेरे ऊपर जो बैकफायर करती थी वो लेडीज़ करती थी। अच्छा। हाँ, अरे क्या होगा, नहीं उठेगा नहीं उठेगा, नहीं कर पाएंगे, अरे घर संभालो। तो मतलब एक औरत ही औरत को समझती है, तो सुना था मैंने। हाँ, अरे एक औरत औरत को नहीं समझती है, हाँ, ये आज सुन रहा हूँ हाँ, एक औरत की हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हाँ, उसका कारण है हाँ, जब तक हम सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी औरत तरक्की नहीं कर सकती। तो जब ऐसे लोग मिले मुझे जिनको लगता था कि अरे वो तो वजन उठा रही है, ऐसे कर रही है, इंजरी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा इस उम्र में, ये वो, मेल्स में मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। उन लोगों ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, चाहे वो मेरे जिम में थे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे ट्रेनर मिले। मुझे रोहित महाजन सर मिले, मुझे मोहसिन सर मिले, मुझे अजय धमेजा सर मिले। तो इन लोगों ने मुझे इतना, और अर्केश जोशी सर मिले, इन लोगों ने मुझे इतना मतलब बूस्ट किया, इतना इनकरेज किया, मैम आप कर सकती हो, मैम आप कर लोगी, मैम आपसे हो जाएगा। जब मैं बिल्कुल गिव अप करती थी, अरे सर नहीं होगा, मैम सोचो, आप मधुलिका हो, आप क्या नहीं कर सकती। तो एक ये चीज़ें ना एक अंदर एक जान फूंक देती थी, मैं क्या नहीं कर सकती। और जब कहते हैं ना हौसले में थोड़ा सा बस पंप करना बाकी रहता है, बाकी तो आप सब कर लेंगे। आपकी जर्नीज में देखा कि आपने इतने सारे रोल्स को आपने एक साथ बखूबी अच्छा निभाया है। इसमें एक सुनने में ये हो रहा था कि आप अच्छी कुक भी हैं। हाँ, खाना मैं बहुत मन से बनाती हूँ। इवन या तो मना कर दूंगी कि मेरा मन नहीं है, मैं हर उस काम के लिए मना कर देती हूँ जिसको करने का मेरा मन नहीं है। तो खाना मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ। मेरा बेटा बड़ा फूडी है, उसको नित नई डिमांड्स रहती हैं। तो जब वो एक समय था मैं बुटीक पे होती थी तो तब कुक थी। तो मुझे लगता है उस टाइम पे मुझे जितना उनके लिए करना चाहिए था बच्चों के लिए मैं नहीं कर पाई। तो उस चीज़ का मैं अब एक जो मेरे अंदर कहीं दबा हुआ था वो अब है। तो अभी तक तो सब यही कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बनाती हो। बेटा कहता है कि शेफ़ में चली जाओ, मास्टर शेफ़ में। आज भी कह रहा था कि आपके लिए फूड में कोई चैलेंज नहीं है अभी? कोई चैलेंज नहीं है। कंफर्म? कंफर्म। कब आए दावत पे आपके? आप जब चाहें। अभी चलेंगे तो आपको घर पे राजमा चावल और गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। क्या मुंह में पानी है गाजर का हलवा मेरी पीके से। कभी आपको लाइक जैसे होता है ना कि वुमेन्स एक गॉड गिफ्ट होती है, कह सकते हैं उसे, अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है कि वुमेन्स प्रकृति का दिया गया वो उपहार है, मतलब गॉड गिफ्ट ही होती है। उसके बाद हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा मेंस वुमेन्स में, बस एक बात कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसा हम कॉलेज टाइम पे वगैरह पे जो हमने सीन किया है कि मेल के पास एक ही ऑप्शंस होता है, वुमेन्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन चाहे तो जॉब कर सकती है या किसी सर्विस सेक्टर को ज्वाइन कर सकती है, मतलब अपना खुद कर सकती है। दूसरा उसका ऑप्शन होता है कुछ नहीं तो हस्बैंड तो है ही सी, एक ऑप्शन से। हस्बैंड के पास मेल के पास एक ही ऑप्शन होता है, डू एंड डाई। एक सेकेंड एग्जाम्पल वो ले लें कि वुमेन्स जो है वो बॉयज़ के कपड़े भी कैरी कर सकती है और गर्ल्स खुद के तो पहन ही सकती है। बॉयज़ के पास वो भी ऑप्शंस नहीं है। नहीं, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ भूपेंद्र। अभी इंडस्ट्री, अभी अपना सोशल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अभी हम लोग मॉडर्न होना कपड़ों से मैं नहीं आंकती हूँ। हम जिस दिन सोच से मॉडर्न होने लग जाएंगे। अभी बहुत सारे जो हैं मेल ऐसे आइकन हैं जो अभी फैशन वर्ल्ड में हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं। कुछ हैं जो लड़कियों के कपड़ों में अपनी वो करते हैं। बहुत ताज़ा उदाहरण है जो एक लाफ्टर शो आता है जिसमें बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं, वो लड़कियों के गेटअप में हमें इतने अच्छा अपना अभिनय दिखाते हैं। तो ये एक शुरू से एक था कि ये लड़कियां हैं तो ये ऐसे कपड़े पहनेंगी, ये आदमी है तो ये ऐसा नहीं है। आप ये अपनी सोच हमें समाज को थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। वक्त के संग अगर नहीं बदलेंगे तो ठहरा हुआ पानी भी बदबू देने लगता है। बात सही कह रही हैं आप। लेकिन फिर भी मैम जो कहते हैं ना कि एक और एक को हम 11 तो नहीं कर सकते ना, होगा तो दो ही। ये भी सोच के ऊपर है। पॉइंट वहीं आके अटकता है। हाँ।
कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़के को आप कहें या किसी को कि यार आप मेरी साड़ी पहनो या क्रॉस ड्रेसर एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। क्रॉस ड्रेसिंग के अलावा जो बचता है तो वो लड़का तो कैरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो भवई करते हैं, जो फोक करते हैं, वो साड़ी पहन के डांस करते हैं। मेरा कहने का हाँ, मतलब ये है कि आर्टिस्ट और इनको थोड़ा साइड अलग करके अगर हाँ, ऐसे एक कहेंगे। ह्यूमन बचता है, केवल एक हाँ, नॉर्मल ह्यूमन, हाँ, आइडल ह्यूमन, हाँ, तो वो कैसे कैरी करेगा? नहीं करेगा तो लेडी भी तो हर कोई नहीं करेगी। हाँ, ये तो वही एक चीज़ है कि मतलब हर 5 उंगलियां ना तो लेडी में बराबर है ना जेंट्स में बराबर है। हर लेडी तो जीन्स और ये सब वेयर नहीं करेगी ना, वो कुछ चुनिंदा होंगी जो जीन्स कैरी करेंगी। आज आप अपनी मदर से कहें कि सूट पहन लो, क्या वो पहन लेंगी? नहीं पहनेंगी। तो वही एक चीज़ है कि ये भी हमारी सोच पे डिपेंड करता है। इथिकल चैलेंज, हाँ, सोसाइटी चैलेंज हाँ, वगैरह बहुत हाँ, सारी हाँ, अगर हमें सोसाइटी बांध के रखेगी, हमें आगे खुलने ही नहीं देगी, तो हमारी तरक्की कहाँ होगी? फिर तो वो कहते हैं कुएं का मेढक खूब मंडूक, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, देखिए नहीं, कुएं में रह गया वो, कुएं में ही रह गया। कुएं में मर तो गया। हमें कुएं में ही नहीं मरना है ना, हमें तो बाहर की दुनिया में जंप लगानी है, बाहर की दुनिया देखनी है। तो अपने दायरे हमें ही तोड़ने हैं। ये जंजीरों में हम बंधे रहेंगे तो फिर तरक्की कहाँ होएगी? कभी इस जर्नी में आपको कभी जैसा कि हमने देखा कि काफी चैलेंजेबल तो रही थी, इसके अलावा कभी आपको कोई एक ऐसा मोटिवेशन करने वाला या एक मोटिवेशन पर्सन मिला आपको जिसने कहा हो कि यस मधुलिका यू कैन डू इट? मोटिवेशन करने के लिए वो एक चेहरे का अगर नाम लूँ तो गलत होगा। मेरी जर्नी में बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप कर सकती हैं। सबसे पहला चेहरा मेरी माँ। वो हमेशा ये कहती थी कि बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तेरी स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल में हुई, पर मुझे पता है तू कुछ बहुत कुछ बड़ा करेगी। मतलब बॉयज और गर्ल्स वाला जो होता है हाँ, मतभेद, वो हाँ, आपको भी फेस करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल करना पड़ा। तो माँ कहती थी तू कुछ करेगी, बहुत कुछ करेगी, मुझे मेरा मन कहता है। जबकि उन्होंने देखा कुछ भी नहीं, पर एक माँ का मन था ना। जब मैं 2 लाइनें कहती हूँ कि वो माँ है, सब जानती है, वो माँ है, सब जानती है, अनकहा दर्द भी पहचानती है, वो पढ़ लेती है आंखें, शब्दों को कहाँ मानती है, दिल की हर धड़कन को सुनती है, हर लय को पहचानती है। वो माँ है, सब जानती है। दुनिया हमें जज करेगी हमारी एज कितनी है। आप मुझे कितने सालों से बाई बर्थ जानते होंगे, वो मुझे और 9 महीने पहले से जानती है। तो जितना हमें हमारी माँ जानती है उतना तो हमें कोई नहीं जान सकता। तो ये मेरी माँ कहती थी। फिर आए जिंदगी में धर्मेंद्र जी, उन्होंने बहुत यकीन दिलाया, पढ़ो, तुम कुछ कर सकती हो। मेरे फादर इन लॉ ने कहा बेटा तू टीचर बन जा, पर टीचिंग लाइन में जाना मतलब मेरा उद्देश्य कभी था ही नहीं। सासू माँ, उन्होंने जब मैंने थिएटर करा बड़ी खुश होती थी। रेखा के बाद मतलब घर में तू पहली औरत है जो अवार्ड लेकर आई है, वो बड़ी खुश होती थी। तो उनके जो ये शब्द होते थे ना, ये कान में मिश्री से घुलते थे। वो मेरी बेटी, माँ आगे बढ़ो, तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो फिर दुनिया तुम्हें प्यार क्यों करेगी, तुम खुद के लिए कुछ करो। मेरा बेटा जो कहता था कि मुझे पता है मेडल ले आओगी, मैं नंगे पैर बैठा हूँ तो क्या हो गया। तो इतने सब लोगों की जहाँ दुआएं लगती हैं, मेरे कोच जिन्होंने एक साधारण सी औरत में देखा कि अरे ये तो मेडल ला सकती है, और मेरे ट्रेनर्स जो जिनको दिखता था कि अरे मैम इतना तो लड़के नहीं उठा सकते, आपके दाएं बाएं घूमते हैं। चाहे भले उन बातों में कितनी सच्चाई है मैं आज भी नहीं जानती, हो सकता है वो मुझे एनकरेज करने के लिए कह रहे हो, पर इन लोगों का जो यकीन था, इस यकीन ने मुझे एक तराश के इस जगह पर मुकाम पे लाके खड़ा करा कि अब मुझे लगता है कि आज भी कहती हूँ कि मैं तो किसी कहीं पर भी छोड़ दो, मैं कुछ कर जाऊंगी। मैं एक वो शख्स हूँ जिसको जो भूखा उठ तो सकता है पर भूखा सोएगा नहीं। आप मुझे किसी भी फील्ड में छोड़ दो, मैं वहाँ अपना नाम कर लूँगी। तो ये कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है उसे कोई नहीं हरा सकता। सेकंड स्ट्रेंथ ये है मैम कि आपकी जर्नी को इतना एक अच्छा खासा समय हो गया, मतलब अराउंड 50 साल के आसपास आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया होगा। इस 50 साल की एज में भी आपके चेहरे पे वही ग्लो हो रही है, वही यंग एज वाली पर्सनैलिटी अभी भी दिखती है। क्या खाती हैं आप, ऐसा क्या, कौन सा विटामिन लेती है? तपेंद्र, मैं फूडी हूँ, मुझे खाने पीने का शौक है।
लेकिन जब मेरी बहुत रिस्ट्रिक्ट डाइट हुआ करती थी तब मैं बहुत बहुत डाइट पे भी रही हूँ। मुझे पता है कि मेरी बॉडी एक साइन देती है कि ये काम मुझे लेना है, करना है या नहीं करना है, ये मुझे खाना है या नहीं खाना है। मतलब मैं बॉडी को उतने ही करीब से समझती हूँ जितना मैं आपको सामने से देख रही हूँ, उतना ही मेरी बॉडी मुझे उतने ही मतलब फील होती है, हर चीज़ बताती है मुझे। तो मुझे जब लगता है कि मुझे अब ये चीज़ नहीं खानी है, मेरी बॉडी अच्छा साइन नहीं दे रही, तो मैं वो नहीं खाती। मैं खुद को कभी नहीं बताती कि मेरी उम्र कितनी है। मैं बच्चों के संग बच्ची बन जाती हूँ। मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब मेरे को अपने अपने घर से देख के जब एक हार्ट साइन देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी दोस्ती बड़ों से ज़्यादा, मेरी जितनी फ्रेंड्स भी हैं वो भी सब यंगस्टर्स हैं, मतलब मेरे बच्चों की उम्र की तो मेरी दोस्त हैं। तो मुझे उन लोगों की कंपनी में ही अच्छा लगता है। तो जब आप यंगस्टर्स के संग रहोगे, उनके संग उठोगे बैठोगे, उन्हें सुनोगे, उनकी जर्नी देखोगे, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपकी एज क्या है। वो भी मेरे संग बहुत कंफर्टेबल होती हैं कि आपके संग हमें पता ही नहीं लगता आप इतनी बड़ी हैं। लेकिन जो आपकी जर्नी रही काफी उठा पटक वाली रही है। हाँ है ना? जो होता है ना, वो पुराने समय में एक कैसेट चला करती थी, सीडी से भी पहले, डीवीडी से भी पहले, जिसमें रील आती थी। हाँ, उसको जब पेंसिल से हाँ, जो ए साइड से भी बजती थी और बी बी साइड साइड से से भी बजती बजती थी। थी। तो सेम वैसी आपकी हाँ जर्नी रही है। हाँ उसके बावजूद भी आपकी रील आज तक वही फ्रेश है। हाँ तो मतलब ये उन वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन है मैम, कि लाइफ में कितने उठापटक आए, कितने कांटे चुभे, कितने एक रास्ता ऐसा भी होता है जहाँ फूल ही फूल दिखते हैं और वो रास्ता कभी खत्म नहीं होता। आई एम राइट मैम? बिल्कुल। तो मैम ये तो हुआ आप तक का सफर आपके, और ये अब ऐसा कोई चीज है आपके दिल में या आपके जहन में जो आप चाहती है कि मैं सोसाइटी के लिए करूं, ताकि सोसाइटी में एक इंस्पिरेशन आए, एक वुमेन्स वेलफेयर के लिए एक वुमेन्स कोऑर्डिनेशन बैठे, इसके लिए कभी कुछ आपके मन में कभी विचार सा है? देखिए, दुनिया कहती है हम बहुत आगे निकल गए हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देश तरक्की तब करता है जब उस देश की महिलाएं तरक्की करती हैं, और इस हिसाब से हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जिस देश में औरतें सुरक्षित नहीं हैं, जिस देश में निकलने से पहले मुझे घड़ी देखनी पड़े, तब तक अगर एक औरत घड़ी देख के घर से निकल रही है तो उस देश का, मैं नहीं कहती कि वो विश्व गुरु है। मैंने कहानी लिखी जिसको मैं चाहती हूँ पर्दे पे लाना, लेकिन मेरे शहर ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। वो एक कहानी है, खामोश सिसकियाँ चीखते सवाल, रेप केस पर बहुत मार्मिक सी एक कहानी, जिसको मैंने लिखा और लिखते हुए जाने कितनी रातें रोती रही। और उसमें माँ की भूमिका मैंने और किसी कलाकार को सिर्फ इसलिए नहीं करने दी कि मुझे पता है उन जज्बातों को जब मैं लिखते हुए रो रही हूँ तो कोई और उस हिसाब से जीवित नहीं कर सकता। तो आप कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहने थे, आप कहते हैं कि इतने बजे आती है, आप कहते हैं मॉडर्न है, ये करती है। इतने लोगों की भीड़ में जब एक इंसान अपने घर में सुरक्षित ना हो, जब वो चेहरा कोई अपना हो, वो चाचा हो, मामा हो, कजिन भाई हो, बहुत जगह देखने में आया कि वो एक फादर भी रहे, तो इन भेड़ियों को आप कैसे पहचानेंगे? माँ ने रोक दिया 7 बजे बाद बाहर नहीं जाना, भाई ने रोक दिया ये कपड़े पहनकर मत जाना, बाप ने रोक दिया लड़कों से बात मत करना, कॉलेज मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। लेकिन घर में घुसे हुए उस आस्तीन के सांप को आपने कैसे पहचानेंगे, कैसे रोकेंगे? ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये सोचने वाली बात है। तो मेरी कहानी उसी पर आधारित है और इतनी मार्मिक है कि लोगों को सोचने पे, रोने पर मजबूर कर देगी। बहुत छोटा सा फंड रहा इस कहानी का। बहुत सारे थिएटर के आर्टिस्ट जो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि मतुल्का मैम आप इस कहानी को कब बनाएंगी, पर मेरे शहर ने कभी कोई पहल नहीं की। बहुत जगह बात की लेकिन बात कुछ बनी नहीं। इन सारी पर्सनैलिटियों में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, जो आपकी सारी पर्सनैलिटी, ऐसी कोई एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हो जो आप चाहती हैं कि मुझे इस जन्म में तो मिली है, अगले 7 जन्म, उसके आगे आने वाले जन्म, हर जन्म में वही एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी मुझे मिले, ऐसा कुछ थॉट आपके माइंड में? मुझे गोद वही चाहिए हाँ, जिसमें मैं पैदा हुई। ठीक है। मुझे परिवार वही चाहिए जिसमें मैं शादी होके गई। ठीक है। मुझे बच्चे वही चाहिए
जो मेरी गोद में आज भी खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये मुझे हर जन्म में चाहिए। आइकॉनिक पर्सनालिटी की बात करो, वो तो ये तो आपको मिलेगा, हाउस वाइफ हो हाँ। आप। ये तो भाई हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि जब एक लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो वो 7 महीने नहीं, 7 दिन नहीं, 7 जन्मों का एक अच्छा खासा सफर होता है। ये धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर वही पति आपको पीटता हो तो वो उस जन्म में कहेगी कि तुझसे छुटकारा पा लूं। तो उस उतना उतना 7 जन्म तक उस पति को मांगने के लिए भी है ना, पति का भी वैसा होना जरूरी है और पत्नी का भी वैसा होना जरूरी है। लोग कहते हैं अरे आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेडीज भी नहीं अच्छी होती नहीं, हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ। अगर मुझे सीता जैसी पत्नी चाहिए तो मुझे पहले राम बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे राम बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं भगवान से कभी ये नहीं कहती मुझे 7 जन्म तक ही पता नहीं पति कुछ और मांग रहा हो, तो मैं कहती हूँ भगवान इनकी सुन लेना। भाई ये जिसको मांग रहे हो इनकी सुन लेना, मुझे मांग रहे हो तो मैं मिल ही अब जाऊंगी। शो बंद करो। तो ऐसे मैं भगवान को भी ऐसी असमंजस में कि वो तो कुछ और मांग रहा है, ये कुछ और मांग रही है, मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं ये 7 जन्म वाले उसमें नहीं चलती हूँ, और हो सकता है यही 7वां जन्म यही हो। आखिरी जो मैं आपसे बात पूछूंगा, मैं शायरी के माध्यम से पूछूंगा। आप हमारे व्यूवर्स को कोई एक आइडियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दो ताकि वो वुमेंस, जो हमारी वुमेन सोसाइटी है, गर्ल्स है, वो आपसे इंस्पायर हो। तो मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी जो खुद के लिए कहती हूँ, उचक्कर आसमां छू लूँ, उचक्कर आसमां छू लूँ, यही जज्बा बनाना है। उचक्कर आसमां छू लूँ, यही जज्बा बनाना है। अभी दूर है मंजिल, मुझे नया रास्ता बनाना है। मुझे थकना नहीं है, मान माँ बाबा का बढ़ाना है। अपनों की दुआओं के साए में मुझे बस बढ़ते जाना है, मुझे बस बढ़ते जाना है। तो आप सबसे भी ये कहना चाहूँगी, अपने लिए जो जंजीरें हैं समाज के, परिवार के, उनको तोड़िए, खुद को पहचानिए, खुद से मोहब्बत करिए और जानिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकती हैं। ये आपकी दुनिया है, आपकी ज़िंदगी है, आपको ही रोशन करनी है, आपको ही आगे बढ़ना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ मशहूर शख्सियत मतुलिका धर्मेंद्र। आज इन्होंने अपनी जीवनी, अपने जीरो से हीरो बनने का सफ़र अपने साथ अचीव किया। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लिंक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।